तो ये थी इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और आज सबसे पहले हम बात करेंगे इजराइल ईरान युद्ध में पाकिस्तान की धड़कनें क्यों तेज हो गई हैं, वो क्यों बेचैन है, वो क्यों सफाई दे रहा है। ईरान से भारतीय छात्रों को निकालने की कोशिश लगातार जारी है क्योंकि संघर्ष चल रहा है। ईरान इजराइल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष का आज 5वां दिन है। दोनों ही देशों में से कोई भी पीछे हटता हुआ नजर नहीं आ रहा। इजराइल और ईरान लगातार एक दूसरे पर बड़े हमले कर रहे हैं। ईरान के एक बड़े कमांडर अली शादमनी को मार गिराने का दावा इजरायली सेना ने किया है क्योंकि तेहरान पर जो उसने हमला किया था तो इस हमले को लेकर उसने दावा किया है। इस बीच इजराइल पर अपने परमाणु बम बरसाने की बात को लेकर पाकिस्तान अब सफाई दे रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने दावा किया कि हमने तो ईरान को मदद का आश्वासन दिया ही नहीं। तो सवाल यह उठ रहा है, क्या इजराइल से बुरी तरह से डर कर और घबरा कर अब पाकिस्तान दे रहा है इस तरह की सफाई। और उधर FATF से भी पाकिस्तान को लग सकता है बड़ा झटका। आतंकवाद पर FATF के कड़े रुख से पाकिस्तान की धड़कनें तेज हो गई हैं। FATF का दावा है कि पहलगाम का जो हमला हुआ वो तो बगैर पैसे की मदद से हो ही नहीं सकता था, इतना बड़ा हमला। और यह भी कहा कि आतंकवाद एक देश नहीं खत्म कर सकता, इसमें सभी का सहयोग जरूरी है, यह FATF ने कहा है। तो पाकिस्तान की धड़कन इसलिए तेज हो रही है क्योंकि लगता है फिर से ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में चला जाएगा और फिर पैसे मिलने बंद हो जाएंगे। बस पाकिस्तान की सप्लाई लाइन पैसे की वो कट जाएगी। खैर, ईरान इजराइल के संघर्ष के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी जीत का दावा किया। אנחנו בדרך להשיג את שני היעדים שלנו, חיסול האיום הגרעיני, חיסול האיום הטילאי. כשאנחנו שולטים בשמי טהרן, אנחנו פוגעים במטרות האלה, במטרות של המשטר. בניגוד למשטר הנפשע של איראן, שמטרגט את האזרחים שלנו ובא להרוג ילדים ונשים, אנחנו אומרים להם, אזרחי טהרן, לתושבי טהרן, תתפנו, ואנחנו פועלים. אנחנו בדרך להשיג ניצחון, והדבר הזה נרכש בזכות הטייסים הגיבורים שלנו, צוותי הקרקע הנפלאים שלנו. הם עושים עבודה מדהימה. אני מצדיע לכם. כל אזרחי ישראל מזיעים לכם, ואני רוצה להגיד לכם, רבים בעולם. तो बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री दावा कर रहे हैं अपनी जीत का, लेकिन इस बार चुनौती थोड़ी बड़ी लग रही है क्योंकि ईरान ने जिस तरह के जवाबी हमले किए हैं उससे तो यही लगता है कि चुनौती इस बार ज्यादा है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि जंग पर वो नजर बनाए हुए हैं और समझौते की भी बात चल रही है। Well, I hope there's going to be a deal. I think it's time for a deal and we'll see what happens, but sometimes they have to fight it out, but we're going to see what happens. I think there's a good chance there'll be a deal. तो ये तो बात हो गई ईरान और इजराइल की संघर्ष की, लेकिन सवाल ये कि पाकिस्तान की हवा क्यों टाइट हो रही है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि सोशल मीडिया पर कुछ गलत खबरें फैलाई जा रही हैं। ईरान के एक जनरल्स को कोट करके कि जी पाकिस्तान ने ये कहा है कि अगर इसराइल ने हमारे ऊपर न्यूक अटैक किया तो पाकिस्तान इसराइल के ऊपर न्यूक्लियर हमला कर देगा। ये गैर जिम्मेदाराना और इतनी झूठी खबर है और वो सोशल मीडिया में चलती चलती अभी मुझे थोड़ी देर पहले पता चला कि डेली मेल ने पिक कर लिया इंग्लैंड में। तो मैं ये क्लियर कर रहा हूं कि पाकिस्तान की स्टेटेड पॉलिसी है, इट इज फॉर द पर्पस ऑफ आवर सेल्फ डिफेंस। ये हमारा डिटरेंस है, चूंकि इंडिया ने किया है, हमने उसका जवाब भी दिया है और इस रीजन में पैरिटी के लिए, इस रीजन में अमन के लिए, इस रीजन में सिक्योरिटी के लिए ये जरूरी था। तो ये जो आप सुन रहे थे ये पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं और पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री भी हैं। वो ये सफाई दे रहे हैं कि नहीं, ये तो गलत खबरें चलाई जा रही हैं खामखा हमारे ऊपर। लेकिन बात ये उठ रही, क्या इजराइल के डर से घबरा गया है पाकिस्तान? इसे पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं मेजर जनरल ध्रुव सिंह कटोच जी, जो कि डायरेक्टर इंडिया फाउंडेशन हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। और साथ में हमारे सलाहकार संपादक मिश्र जी भी जुड़े हुए हैं। जय हिंद सर। ये जरा हमारे दर्शकों को सबसे पहले यही समझाइए, ईरान और इजराइल में चलिए संघर्ष चल रहा है, हम लोग उसकी खबरें देख ही रहे हैं, ये पाकिस्तान का एंगल कहां से आ गया, उसकी क्यों हवा टाइट हो रही है और वो उसको क्यों बार बार आकर के कहना पड़ रहा है? इसका मतलब ये कि कई बार वो अंदर अंदर कुछ इस तरह की खेल खेलता है और आज के सोशल मीडिया के जमाने में बात बाहर आ जाती है तो हवा टाइट हो जाती है और सफाई देनी पड़ती है।
देखिए, मुझे कोई शक नहीं है कि किसी न किसी समय पर पाकिस्तान ने ईरान के साथ और सऊदी अरेबिया के साथ भी, दोनों के साथ जी। ये बातचीत की होगी कि जो पाकिस्तान के परमाणु हथियार हैं, जो बॉम्ब हैं, वो उनके काम में भी आ सकते हैं। अगर उनको किसी चीज का खतरा हो तो उन्होंने बोला कि देखिए हमारे पास बॉम्ब है, और मुझे लगता है उन्होंने सऊदी से भी पैसे लिए हैं और ईरान से भी पैसे लिए हैं। अब जाके जब ईरान के ऊपर इतना हमला हुआ है और इनके न्यूक्लियर फैसिलिटी जो है, खास करके रीप्रोसेसिंग प्लांट्स, उनके ऊपर हमला हुआ है, और कहने को जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम 10 साल पीछे हट चुका है जी। इस हालत में ईरान की तरफ से वो स्टेटमेंट आया, उनके मंत्री है मेरे ख्याल से, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि उन्होंने सोचा कि उनको अभी डर है कि कि इजराइल उनके ऊपर न्यूक्लियर अटैक न कर दे। तो उस विषय पे उन्होंने बोला नहीं, बेशक हमारे पास न्यूक्लियर हथियार नहीं है, और अगर इजराइल हमारे ऊपर न्यूक्लियर हथियार करेगा, अटैक करेगा, तो पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई इजराइल के ऊपर करेगा। अभी देखिए, ये मैं समझता हूँ एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है, और कोई भी जो लीडर है ईरान का इस प्रकार का स्टेटमेंट नहीं देता जब तक कि कोई ना कोई इसके ऊपर पहले बात हो चुकी हो। बिल्कुल। अब बिल्कुल। जैसे ये बाहर आई तो देखिए पाकिस्तान की क्या हालत हो गई है। एक तो वैसे ही लोग उसके ऊपर उसका न्यूक्लियर, वो समझते हैं कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर बन चुका है, लेकिन जिम्मेवार नहीं है, वो जिम्मेवारी नहीं लेता है। अब जाके उसको इस प्रकार का पावर दिखा रहे हैं कि वो तो दूसरे देशों की लड़ाई भी लड़ने को आ गया है। तब मैं समझता हूँ पाकिस्तान को ये डर लगा है कि जिस प्रकार से हमले हुए हैं इजराइल की तरफ से ईरान के ऊपर, वो हमले उनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर भी हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, और ठीक ये है। उसको अभी डर है, इसलिए उनके बिल्कुल मंत्री की तरफ से ये स्टेटमेंट बिल्कुल। ये डर तो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में भी हो गया था। ये डर ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में भी, जिस तरह भारत ने अपनी बातें रखी थी और कहीं थे पाकिस्तान का ये जो परमाणु है ना, परमाणु बम, ये दुनिया के लिए सुरक्षित नहीं है। पाकिस्तान जिम्मेदार राष्ट्र है ही नहीं। उसी गैर जिम्मेदारी का ये एक नमूना है कि ईरान के फेवर में और इजराइल के खिलाफ वो परमाणु बम का इस्तेमाल करेगा। ये कहीं ना कहीं बात तो कही गई है, लेकिन विनोद जी, पाकिस्तान की हवा टाइट इसकी वजह से भी है, और पाकिस्तान की हवा टाइट एफएटीएफ के रुख से भी है, एफएटीएफ के बयान को लेकर भी है। और फिलहाल ऐसा लगता है कि जितना वो कूद रहा था इधर उधर जाकर, उतना ही ज्यादा घिरता नजर आ रहा है वैश्विक स्तर पर। लालजी, मैं जनरल साहब जो कह रहे थे, मैं उन्हीं की बात को आगे बढ़ाता हूँ कि जब वो पाकिस्तान में ये परमाणु बम का कार्यक्रम चल रहा था, न्यूक्लियर प्रोसेस का, उस समय में याद होगा हम लोगों को, तो उस पे उसका नाम ही उसने इस्लामिक बम रखा था। और उसने कहा था कि हम ये एक इस्लामिक वर्ल्ड के लिए ये बम बना रहे हैं, जो हर के देशों के लिए, जहाँ भी कभी इस्लामी मुल्कों के लिए इस तरह की चीज़ें होगी, तो पाकिस्तान का जो ये एटॉम बम है, जो इस्लामिक बम है, वो उसके लिए मौजूद होगा। पैसा भी पाकिस्तान ने इस नाम पे काफ़ी पैसा कमाया। खान साहब का नाम हमें याद है, जिसको अब फादर ऑफ न्यूक्लियर बम कहा जाता था, अब्दुल कादिर साहब। वो अब्दुल कादिर साहब का ये जो चोरी थी, वो ईरान में भी जो उसका प्रोसेसिंग जब हुआ, तब उनकी भी मदद वहाँ भी होती थी। ये सब पूरी खबर दुनिया के सामने में है। जी जी। अब ये जो कहते हैं ना कि ये डर अच्छा है, तो ये डर अच्छा है क्या? ये सीधे सीधी है कि बात की आप देखिए कि अभी मैं तुरंत देख रहा था, एक इंटरव्यू देख रहा था, जो हामिद मीर हैं, वो संपादक हैं जियो टीवी के, और वो इसाक डार साहब का जो आपने सुनाया है अभी जी, उनका वो इंटरव्यू चल रहा है, कल ही का इंटरव्यू है। और वो हामिद मीर उनको पूछ रहा है, इसाक डार साहब को, कि आप इस बात को मत भूलिए कि ऑपरेशन सिंदूर में एक वाहिद मुल्क इजराइल है जिसने भारत के इस ऑपरेशन सिंदूर में मदद की थी, और पाकिस्तान में ये जितने भी तबाही हुई है उसके पीछे कहीं ना कहीं इजराइल भी है। तो क्या पाकिस्तान अपने को इस ईरान इराक के इजराइल के युद्ध के बाद क्या वो महसूस करता है कि कभी इजराइल जो है भारत के साथ कहीं उसके भी परमाणु कार्यक्रम, परमाणु ठिकाने जो है उसको भी तबाह बर्बाद कर दे? अभी अभी आपने नेतन्याहू को सुना, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम इस परमाणु का खतरा जो है उसको मिटा के रखेंगे। तो आप ये जो परमाणु का ब्लैकमेल करते हैं दुनिया के साथ में, और दुनिया को ये धौंस देते हैं, उसको ये खतरा है। और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में दिखा दिया कि ये ब्लैकमेल नहीं चलेगा। अब पाकिस्तान को इस बात का तो डर है कि अगर ये ईरान में अगर थोड़ी सी भी मदद की बात उन्होंने की,
चाहे बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात हो या परमाणु बम की बात हो, तो ये बॉस उनको उल्टा पड़ सकता है। और इसलिए वो बार बार सफाई दे रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में भले ही आज ईरान के लिए और इजराइल के खिलाफ में वहाँ प्रदर्शन हो रहे हैं, सारे मौलवी मौलाना कह रहे हैं ये तुम्हारे परमाणु बम किस काम के, ये किस दिन के काम आएंगे, लेकिन वहाँ के उप प्रधानमंत्री को, विदेश मंत्री को सफाई देनी पड़ रही है, बार बार देनी पड़ रही है। तो ये डर अच्छा है। बिल्कुल, ये डर अच्छा है और पाकिस्तान के लिए ये डर अच्छा है तो ये पूरे इलाके के लिए अच्छा है, ये पूरी दुनिया के लिए अच्छा है। क्योंकि जिस तरह ब्लफ देकर इस्लामिक बम, हम इस्लामिक बम बना रहे हैं, इसका मतलब ये कि जो 57 देश हैं या जितने भी देश हैं, कहीं भी कुछ होगा तो हम बम लेके आ जाएंगे, परमाणु बम लेकर आ जाएंगे, हैं? इसी चीज को भारत ने उठाया था हाल में। ध्रुव सर, जिस तरह से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कि ये तो गैर जिम्मेदार देश है, इससे तो परमाणु हथियार वापस लिया जाना चाहिए, इससे परमाणु हथियार छीना जाना चाहिए, नहीं तो ये कभी भी पागलपन कर सकता है, ये कभी भी किसी आतंकवादी संगठन को सौंप सकता है। ये उसी दिशा में एक खबर आई है जिसको अब ये पाकिस्तान डिनाई कर रहा है। और उधर एफएटीएफ में जिस तरह लताड़ लग रही है ध्रुव सर, उससे क्या उम्मीद करें कि फिर से ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में चला जाएगा पाकिस्तान? देखिए, अभी मुझे लगता है काफी उम्मीद है। ये 2022 तक तो पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था और वहां से 2022 में इसको निकाल दिया है और अगला जाके रिव्यू जो होगा वो 2026 में है। इसका मतलब अगले साल होने वाली है रिव्यू। अब जाके ये पहलगांव का अटैक जो हुआ है, ये टेररिस्ट अटैक हुआ है और इसको भारत ने सबूत रख दिया है कि ये पाकिस्तान की तरफ से जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है लश्कर-ए-तैयबा, जिसका एक रेजिस्टेंस फ्रंट जिसको कहते हैं, उसका एक हिस्सा जिसने कबूल किया है ये हमला किया है। और ये जो पैसों की, क्योंकि एफएटीएफ जो है वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, ये देखती है कि टेररिस्ट के पास पैसा नहीं जाना चाहिए और जो उनके पास पैसा जाता है वो रोक देना चाहिए। अब जाके अगर उनको वो सबूत मिल गया कि पाकिस्तान की तरफ से ये उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट मिला है, तो मुझे पूरा भरोसा है कि अगले साल जब भी इसकी रिव्यू के लिए आएंगे पाकिस्तान, तो उसको ग्रे लिस्ट में, कम से कम ग्रे लिस्ट में डाल देंगे। बिल्कुल। और ग्रे लिस्ट में अगर डाल दिया तो पहले से उसकी इकोनॉमिक हालत खराब है। तो ग्रे लिस्ट में क्या होता है कि जब कहीं से भी पैसों की जरूरत पड़ती है और इंटरेस्ट या लोन लेना पड़ते हैं, तो उसका इंटरेस्ट जो है वो बहुत बढ़ जाता है। अभी का इंटरेस्ट पाकिस्तान को पैसा उतनी काबिलियत नहीं है उतना पैसा देने की। तो जब उसकी हालत बिगड़ जाएगी और सख्त हो जाएगा, तो मुझे नहीं लगता है कि उसकी जो इकोनॉमिक हालत है वो और भी बिगड़ती जाएगी। ठीक है। तो ये मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के लिए तो अच्छी खबर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब पाकिस्तान को अभी तक भी मौका है, उसको टेररिज्म का रास्ता छोड़ना पड़ेगा। और अगर वो नहीं छोड़ते हैं तो मुझे लगता है उसको नतीजा जो है वो भुगतना पड़ेगा आगे वाले दिनों में। बिल्कुल। लेकिन ये कहते हैं ना कि कई बार कहते हैं कि डर अच्छा है, ये डबल डर जो है ना, ये डबल डर कि एक तरफ कहीं इजराइल हमला ना कर दे और दूसरी तरफ ये कि फिर से एफएटीएफ में अगर ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में चले गए तो पैसा जो थोड़ा बहुत आता है वो भी आना बंद हो जाएगा। विनोद जी, ये डबल डर अच्छा है इलाके के लिए, पूरी दुनिया के लिए? देखिए, मैं जितेंद्र साहब अभी जो कह रहे थे, एफएटीएफ का एक स्टेटमेंट आया है परसों की मीटिंग के बाद। उसके एक जो स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट कह रहा है कि ये पूरे आतंकी समूह और आतंकवाद में जो लोग हैं मुलविस, वो बगैर पैसे के सपोर्ट के और नेटवर्क के इतने बड़े हमले को अंजाम नहीं दे सकते हैं जी। आतंकवादियों के लिए सिर्फ एक हमला उसके लिए काफी होता है और वो उसके बाद वो अपना नेटवर्क और अपना चेन बना लेता है। बिल्कुल। तो वो जब ये बात एफएटीएफ ने कहा है, सीधे तौर पे कहा है कि भाई ये भारत की इस पहल में, और वो आप इस मानिए कि भारत के पहलगांव हमले का ये जो आतंकी हमला है उसको एफएटीएफ ने नोटिस में लिया है। एफएटीएफ ने इस बात को माना है कि इस आतंकी कार्रवाई में बगैर किसी फॉरेन के सपोर्ट के, बगैर पैसे के, नेटवर्क के इतने बड़े हमले नहीं हो सकते थे। रही बात कि उसने सीधे तौर पे कहा है कि भाई ये एक देश का ये प्रॉब्लम नहीं है, इसमें दुनिया को, सारे देशों को एक बार मिलके इस आतंकवाद के खिलाफ में लड़ना होगा।
अब सवाल है कि 2022 में जो FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटाया था, उसमें वो कंडीशन था, और कंडीशन ये था कि पाकिस्तान बहुत जल्दी में अपना जितना आतंक में नेटवर्क उसने बनाया है, ट्रेनिंग कैंप है, बाकी उसके रिसोर्सेज का जो एक फंडिंग का प्रोसेस है, उसको बंद करेगा। तो भारत के इस पहल के बाद ये पाकिस्तान का जो वो कंडीशंस था वो FATF के सामने में आ गया कि पाकिस्तान अपनी आदत और पाकिस्तान अपनी पॉलिसी में कोई चेंज नहीं लाया है। जो पहलगाम हमला उसका एक बड़ा उदाहरण सामने में है। आने वाले समय में FATF इस पे क्या बड़ी कार्रवाई करता है, सभी को इंतजार है। और ये भी देखना है, FATF को भी समझना है, समझ रहा है FATF, दुनिया को भी समझना है। बहुत सारे देश जो लगता है ना, उनको लगता है कि अरे नहीं ठीक है, ये तो कुछ संगठन है जो करते हैं। खैर, उम्मीद यही है कि समझ में बात आएगी और आतंकवाद की हर तरह की सप्लाई लाइन को काटा जाएगा। FATF की बड़ी भूमिका। बहुत बहुत शुक्रिया सर, मेजर जनरल ध्रुव सर, जुड़ने के लिए इस चर्चा में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और विनोद जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। आगे हम